तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान की। भारत का संविधान एक विस्तृत, बृहद, बहुत बड़ा संविधान है जो कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का संविधान है जिसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान जब लागू हुआ, जब प्रगलित हुआ, उस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान में कई संशोधन हुए, समय समय पर कई अमेंडमेंट जोड़े गए, अनुच्छेदों की संख्या बढ़ती गई। वर्तमान समय में अनुच्छेदों की संख्या 450 से कुछ ज़्यादा है, परंतु मूल अनुच्छेद 395 ही है। अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियां 8 से बढ़ के 12 हो गई, और भागों की बात करें तो भागों में 4 का क, 9 का क, ख, इस तरह से भागों की संख्या में वृद्धि हुई, लेकिन मूल भाग आज भी 22 ही हैं। मूल अनुच्छेद आज भी 395 ही हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास की। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास की ओर बढ़ने से पहले ये रचना जो आप लोगों को दिख रही है, यह रचना 5-6 घंटे की कठिन परिश्रम का फल है, और यह अपने आप में संपूर्ण नहीं है, बल्कि यह संविधान का एक छोटा सा हिस्सा है, और इसके बाद इसके और भी पार्ट आएंगे, तब जाके ये कंप्लीट वीडियो होगा। संविधान में आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की। अंग्रेज सबसे पहले भारत एक व्यापारी के रूप में आए थे। धीरे धीरे उन्होंने देसी रियासतों पर कब्जा किया। डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, व्यापक नीति का सिद्धांत, वेलेस्ली की सहायक संधि प्रणाली, अन्य भारतीय राजाओं से युद्ध, इन सबको माध्यम बनाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी, जो कि व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, भारत के शासक बन बैठे, और भारत जो कि सोने की चिड़िया कहलाता था, धीरे धीरे अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ता चला गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसी ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसने भारत को लगभग 250 सालों तक गुलाम रखा। कंपनी के अधीन कई गवर्नर जनरल और वायसराय आए, जिनका कार्यकाल काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। बारी बारी से हम उनकी भी चर्चा करेंगे और उनके कार्यकाल को, उनके टाइम पीरियड को एक एक कर समझने का प्रयास करेंगे। इस रचना में आपको कुछ दिखाई नहीं दे रही होगी, यही इसकी विशेषता है कि ये आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। आपका काम केवल ये है कि आप एकाग्रचित्त होके इसको ध्यान से सुने। आप जितनी देर मैं बताऊंगा उसे अपने दिमाग को स्थिर रख के, एकाग्रचित्त रख के केवल उन बातों को सुनना है, और इससे क्या होगी कि आपको एक
बृहद जानकारी मिलेगी। और जब आप इसको पूरी तरह से समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल जो है उसमें काफ़ी बूस्टअप आएगा। जब बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं तो कॉन्फिडेंट लेवल में ऑटोमेटिक बूस्टअप आता है। धीरे धीरे हम भारत के संविधान के ऐतिहासिक विकास की तरफ बढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी जो व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में हुआ था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। यह अधिकार पर अंग्रेजों को 21 साल तक ब्रिटेन से पूर्व के देशों में व्यापार करने की अनुमति दी गई कि आप जाइए और ब्रिटेन से पूर्व के देशों में व्यापार कीजिए। सबसे पहले अंग्रेज 1608 में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित करने का असफल प्रयास करते हैं, जिसमें सफल नहीं होते, असफल प्रयास रहता है। परंतु 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में उन्होंने अपनी पहली कोठी स्थापित की। यानी कि भारत के पूर्वी समुद्र तट पर, कोरोमंडल तट पर अंग्रेजों की पहली कोठी जो है वह मसूलीपट्टनम में 1611 में स्थापित होती है। और अंग्रेजों की दूसरी कोठी भारत के पश्चिमी तट पर, पहली कोठी, अंग्रेजों की दूसरी कोठी लेकिन भारत के पश्चिमी तट पर पहली कोठी 1613 में सूरत में स्थापित की जाती है। 1611 में एक युद्ध होता है। सूरत के पास एक जगह है स्वाली, स्वाली का युद्ध होता है। और स्वाली के युद्ध में अंग्रेज पुर्तगालियों को हरा देते हैं और पुर्तगाली यहाँ से अपना ध्यान जो है भारत से हटा के दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ब्राज़ील, अर्जेंटीना वाले क्षेत्र पर केंद्रित करते हैं। तत्पश्चात धीरे धीरे कंपनी का शासन शिकंजा भारत पे कसते जाता है और इसके शासन को नियंत्रित करने का प्रथम प्रयास ब्रिटिश संसद द्वारा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से किया जाता है, जो कि पहला प्रयास होता है कि कंपनी के शासन को नियंत्रित किया जाए, ब्रिटिश संसद के अधीन लाया जाए। तो ये एक काफ़ी बड़ी विषय वस्तु है। इसमें बारी बारी से हम लोग बंगाल के गवर्नर, कंपनी के अधीन बंगाल के गवर्नर जनरल, वायसरायों की चर्चा करेंगे तथा इनका टाइम पीरियड देखेंगे, ताकि जो घटनाएं हुई उनका कालक्रम समझने में काफ़ी सहायता मिले। 1757 में एक व्यक्ति आता है, रॉबर्ट क्लाइव, और 1757 में धीरे धीरे अंग्रेजों का आधिपत्य बंगाल तक हो जाता है। अंग्रेजों के भारत में पांव पसारने का जो क्रम है, जो सीरीज है, वह सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता, इस तरह से है। और इस क्रम में जब अंग्रेजों का आधिपत्य धीरे धीरे बंगाल की तरफ बढ़ने लगता है, उस समय 1757 में एक व्यक्ति होता है रॉबर्ट क्लाइव, जिसका शासनकाल 1757 से 1760 तक
और पुनः 1765 से लेकर 1767 तक यह शासन करता है। इसके काल में 1757 में बंगाल में पलासी की लड़ाई होती है, जिसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार जाता है। पलासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य होती है। पलासी पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर स्थित है। सत्रह सौ संतावन में पलासी का युद्ध जीतने के बाद 1759 में एक और युद्ध होता है, बेदरा का युद्ध। और बेदरा के युद्ध में अंग्रेज डचों को पूरी तरह से परास्त कर देते हैं और डच भारत से पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। यूं कहिए कि डचों का पतन हो जाता है। 1759 के बाद 1760 में अंग्रेज फ्रांसीसियों के साथ युद्ध करते हैं, जिसे बांडीवास की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। 1760 में बांडीवास की लड़ाई में अंग्रेज फ्रांसीसियों को पराजित कर देते हैं। उसके बाद 1764 में एक और युद्ध होता है। 1764 में युद्ध होता है बक्सर का। बक्सर बिहार में गंगा नदी के तट पर स्थित है। बक्सर के युद्ध में बंगाल का नवाब मीर जाफर, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, इन तीनों की सेनाएं अंग्रेजों के साथ युद्ध करती है। और उस समय अंग्रेजी सेना की तरफ से लड़ने वाला रॉबर्ट क्लाइव ही होता है। और रॉबर्ट क्लाइव बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला को परास्त कर देता है। और परास्त करने के बाद रॉबर्ट क्लाइव जो है 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ करता है। इलाहाबाद की दो संधियां हुई थी। 1765 में इलाहाबाद की दो संधियां होती हैं, एक 12 अगस्त 1765 को जो कि मुगल बादशाह के साथ होती है, और एक 16 अगस्त 1765 को जो कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ होती है। इसमें पहली संधि जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ होती है, इसमें मुगल बादशाह को अंग्रेजों का पेंशनर बना दिया जाता है और 26 लाख रुपए उसको वार्षिक पेंशन प्रदान की जाती है। और इसके बदले में रॉबर्ट क्लाइव जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी यानी कि राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। और बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खां और बिहार के लिए सिताब राय नामक दो उप दीवानों की नियुक्ति करता है, जो कि राजस्व वसूलने का कार्य करते हैं कंपनी के शासन के लिए। और इसके द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना कर दी जाती है, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना कर दी जाती है। द्वैध शासन क्या है? द्वैध शासन, देखिए, द्वैध शासन कहने का मतलब है कि दो लोगों का शासन, दो व्यक्तियों का शासन द्वैध शासन। जैसे बंगाल का नवाब जो था बंगाल पे शासन कर रहा था, परंतु बंगाल और बिहार के
लिए राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को यानी कि रॉबर्ट क्लाइव को प्राप्त हो गया था। यानी कि शासन नवाब कर रहा है और राजस्व अंग्रेज वसूल रहे हैं। यही है डायरार्की, द्वैध शासन व्यवस्था। और इस तरह जो है ये बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में जब इलाहाबाद की संधि होती है तो शाह आलम द्वितीय यह पहला मुगल सम्राट होता है जो अंग्रेजों का पेंशनर बनता है। उसके बाद एक पर्सन आता है वारेन हेस्टिंगस। यह काफी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वारेन हेस्टिंगस का कार्यकाल होता है 1772 से लेकर 1785 तक। वारेन हेस्टिंगस 1750 में कलकत्ता आया था और अपनी कार्य कुशलता के दम पर एक क्लर्क से कासिम बाजार का अध्यक्ष और फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। वारेन हेस्टिंगस के समय में ही 1772 में ही एक पद का सृजन किया जाता है जिसको कलेक्टर का पद कहते हैं, जो कि आज के डीएम के समकक्ष रैंक का होता है। और 1773 में इसी के टाइम पीरियड में, वारेन हेस्टिंगस के टाइम पीरियड में ही ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के कार्यों को नियंत्रित एवं नियमित करने के लिए एक एक्ट आता है जिसको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहता है। और इसके द्वारा जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को प्रवृत्त किया गया था, उस द्वैध शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंगस समाप्त कर देता है और इजारेदारी प्रथा की शुरुआत करता है। इजारेदारी प्रथा वह प्रथा है जिसमें राजस्व वसूलने का अधिकार यानी कि दीवानी प्राप्त करने का अधिकार उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है जो अधिक से अधिक बोली लगाएं। यह प्रथा जो है इजारेदारी प्रथा कहलाती है। और यह मुगल बादशाह को जो पेंशन मिल रही थी 26 लाख रुपए प्रति वर्ष, उसको वारेन हेस्टिंगस समाप्त कर देता है। यह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना करता है तथा रिंग फेंस की पॉलिसी लेके आता है। रिंग फेंस की पॉलिसी जैसे शासन आप कीजिए और आपको हम एक सुरक्षा घेरा बना के देंगे, ये रिंग फेंस की पॉलिसी लेके आता है। और जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसके बाद 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है जो कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए आता है। और फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आने के विरोध में यह इस्तीफा देकर इंग्लैंड वापस चला जाता है। और जब यह इंग्लैंड पहुंच जाता है तो वहां एक पर्सन होते हैं जिनका नाम होता है बर्क महोदय। तो बर्क महोदय के द्वारा वारेन हेस्टिंगस पर महाभियोग लगाया जाता है, इंपीचमेंट लाया जाता है। लेकिन कंपनी के प्रति इसके कार्यों को देखते हुए, कंपनी के कार्यों में इसके समर्पण को देखते हुए 1795 में इस पर से महाभियोग हटा लिया जाता है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण पर्सन आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका कार्यकाल होता है 1786 से लेकर 1793। यह क्या करता है कि वारेन हेस्टिंगस के समय में सृजित किए गए जो पद हैं कलेक्टर के पद, उसमें जिला का समस्त अधिकार जो है ये कलेक्टर के हाथों में सौंप देता है। भारत में नागरिक सेवा का जन्म कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारत में नागरिक सेवा का जन्म दाता कॉर्नवालिस। यह परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लेके आया। 1793 में एक एक्ट लाता है जिसको परमानेंट सेटलमेंट यानी कि अस्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। अस्थायी बंदोबस्त की योजना सर जॉन शो ने बनाई थी। बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। यह गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में यह मर जाता है और वहीं इसकी समाधि बना दी जाती है। तो ये पूछता है कि गाजीपुर में किसकी समाधि है,
तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि गाजीपुर में है। उसके बाद दूसरा पर्सन आता है लॉर्ड ब्लेजली। ब्लेजली ही सबसे पहले सहायक संधि प्रणाली को प्रवृत्त करता है, इसको क्रियान्वयन में लाता है। लेकिन अगर सहायक संधि प्रणाली की बात करें तो ब्लेजली से पहले फ्रांसीसी गवर्नर होता है अल्मीडा, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ही सहायक संधि प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। उसके बाद यह लॉर्ड ब्लेजली खुद को बंगाल का शेर कहता है, बंगाल टाइगर। एक क्वेश्चन आता है कि बंगाल का शेर अपने आप को किसने कहा था, तो लॉर्ड ब्लेजली ने। इसका टाइम पीरियड है 1798 से लेकर 1805 तक। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण पर्सन आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। बेंटिक का कार्यकाल होता है 1828 से लेकर 1835 तक। इसके कार्यकाल में कई तरह के सुधार कार्य होते हैं, जैसा राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन कराया जाना। 1829 में सती प्रथा का अंत किया जाता है राजा राम मोहन राय के सहयोग से। और एक प्रथा थी ठगी प्रथा। ठग जो है एक संप्रदाय था और ठग देवी काली की पूजा किया करते थे और ये मानवों की बलि देते थे। तो ठगी प्रथा को कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है और 1833 में एक्ट आता है, 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और इस प्रकार भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला प्रथम व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक होता है। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति है लॉर्ड डलहौजी, जिसका कार्यकाल होता है 1848 से लेकर 1856 तक। लॉर्ड डलहौजी यह वही व्यक्ति है जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापगत की नीतियां, व्यापगत का सिद्धांत लेके आता है और बहुत सारे राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लेता है। इसी के समय में भारत में पहली रेल चलाई जाती है 16 अप्रैल 1853 को। समुद्री डाक सेवा शुरू होती है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना होती है इत्यादि। इसी के समय में ये कार्य होते हैं। इस पे विशेष चर्चा नहीं करेंगे, बस ये केवल एक टाइम पीरियड है। उस पे जो महत्वपूर्ण बातें हैं केवल उन्हीं की चर्चा करेंगे। बाकी ये आगे के जो वीडियो होंगे उनमें इन सब पे विस्तृत चर्चा की जाएगी। उसके बाद 1857 की क्रांति हो जाती है और 1858 में ब्रिटेन की महारानी के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया जाता है और इस अधिनियम के तहत भारत का पहला वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग होता है। लॉर्ड कैनिंग के बाद लॉर्ड एल्गिन, जिसका कार्यकाल 1862 से लेकर 1863, यह बहावी आंदोलन का दमन करता है और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इसकी मृत्यु हो जाती है। लॉर्ड एल्गिन के बाद जॉन लॉरेंस आता है 1864 से लेकर 1869 तक। लॉरेंस के बाद लॉर्ड मेयो 1869 से 1872। मेयो के कार्यकाल में 1872 में भारत की पहली जनगणना होती है और मेयो अजमेर में एक कृषि कॉलेज की स्थापना करता है। इसने कृषि पे विशेष ध्यान दिया।
यह अंडमान निकोबार यात्रा के दौरान जब यह कैदियों के व्यवस्था के बारे में जानने के लिए अंडमान निकोबार की यात्रा पे था, उस समय एक व्यक्ति था शेर अफगान, उसके द्वारा चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि लॉर्ड मेयो की हत्या जो है अंडमान यात्रा के दौरान एक अफगान के द्वारा चाकू मार के कर दी जाती है। मेयो के बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक आता है, 1872 से 1876 इसका टाइम पीरियड होता है। और उसके बाद आता है लॉर्ड लीटन, 1876 से 1880। लॉर्ड लीटन जो है बहुत सारी विद्याओं का ज्ञाता था, साहित्यकार था, निबंधकार था। इसको साहित्य के क्षेत्र में ओवन मेरिडिट के नाम से जाना जाता है। इसी के काल में 1877 में दिल्ली दरबार लगाया जाता है। भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को, उसके राष्ट्रवाद को समाप्त करने के लिए भारतीय समाचार पत्रों को कुचलने के लिए यह एक एक्ट लेके आता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसके तहत यह विशेषकर एक पत्रिका थी सोम प्रकाश, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्रिका थी, उसी को समाप्त करने के लिए, उसी को दबाने के लिए यह एक्ट लाया जाता है। और इसका परिणाम यह होता है कि सोम प्रकाश का प्रकाशन बंद कर दिया जाता है। और इसमें एक अखबार होता है आनंद बाजार पत्रिका, जो कि पहले बांग्ला में छपता था और रातों रात अपने आप को वह इंग्लिश में छापना शुरू कर देता है। यह सिविल सेवा में जो आईसीएस के जो परीक्षार्थी थे, उन परीक्षार्थियों की आयु 21 वर्ष से घटा के 19 वर्ष कर देता है। उसके बाद अगला पर्सन आता है लॉर्ड रिपन। रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। रिपन सबसे पहले इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन से चर्चा करके वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करता है और सिविल सर्विसेज में आयु 19 वर्ष से बढ़ा के फिर 21 वर्ष करता है। और लॉर्ड रिपन के काल में भारत की पहली नियमित जनगणना 1881 में शुरू होती है। और इसके समय में एक विद्रोह भी होता है 1883 में, इल्बर्ट बिल विधेयक, जिसको श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं। यह विद्रोह अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। इल्बर्ट बिल विधेयक एक ऐसा बिल था जिसमें प्रावधान किया गया था कि भारतीय जज जो हैं, जो भारतीय मूल के जज हैं, वह अंग्रेजों के मुकदमे सुन सकेंगे। और इसी बात का अंग्रेजों ने विरोध किया, क्योंकि वह भारतीयों को जाहिल और अनपढ़ गंवार समझते थे। उन्हें लगता था कि भारतीय हमारे आगे शिक्षित नहीं है, हमसे ज़्यादा उनके पास नॉलेज नहीं है, और कुछ रंग भेद वगैरह की नीति कहिए, इन सब चीज़ों को लेकर अंग्रेजों को लगता था कि नहीं नहीं नहीं, भारतीय हमारे फैसले कैसे सुनाएंगे। इसी को लेके ये बिल आया था और इस बिल का विरोध किया गया अंग्रेजों के द्वारा। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन, यूं कहे तो अभी पंचायती राज, नगरपालिका, तो स्थानीय स्वशासन का प्रणेता जो है यही लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। शिक्षा में सुधार हेतु इसके द्वारा हंटर आयोग लाया गया था। एक कमीशन आई थी जिसका नाम था हंटर आयोग, जो शिक्षा में सुधार के लिए था।
उसके बाद आता है लॉर्ड डफरिन, जिसका कार्यकाल होता है 1884 से 1888। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है वह 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की जाती है। इसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। डफरिन के बाद लॉर्ड लैंसडाउन जो कि 1888 से 1894 में आता है। उसके बाद आता है एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से लेकर 1899 तक। इसका एक कथन है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। यह एल्गिन द्वितीय ने कहा था कि भारत को तलवार के दम पे विजित किया गया है और तलवार के दम पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह एल्गिन द्वितीय का कथन है। उसके बाद आता है लॉर्ड कर्जन, काफी महत्वाकांक्षी व्यक्ति। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन होता है। इसने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। इसने बंगाल विभाजन कर दिया। इसके फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन 1905 में होता है। 1904 में विश्वविद्यालय आयोग, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को स्थापित किया जाता है। सहकारी समितियों को स्थापित किया जाता है इसके टाइम पीरियड में। उसके बाद अगला पर्सन है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इसका कार्यकाल होता है 1905 से लेकर 1910 तक। इसके टाइम पीरियड में 1907 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है। मिंटो के बाद अगला पर्सन आता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1910 से लेकर 1916 तक इसका टाइम पीरियड होता है। इसके समय में, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में भी एक दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और इसमें घोषणा की जाती है कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी होगी। और 1912 में घोषणा 1911 में होती है, दिसंबर 1911 में, और 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दी जाती है, हस्तांतरित कर दी जाती है। उसके बाद आता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। हार्डिंग के समय में ही 1915 में 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी का भारत में पदार्पण होता है। भारत आते हैं महात्मा गांधी। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग आता है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो कि 1916 से लेकर 1921 तक रहता है। इसके टाइम पीरियड में कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग दोनों का विलय होता है। कांग्रेस जिसका बंटवारा गरम दल एवं नरम दल 1907 में 2 भागों में हो गया था, उसका आपस में विलय हो जाता है 1916 में। परंतु 1918 में फिर इसी के टाइम पीरियड में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो जाता है। चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में ही अहमदाबाद मिल मजदूरों का हड़ताल, रौलट एक्ट और रौलट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड, यह सब लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में ही होता है। चेम्सफोर्ड के बाद लॉर्ड रीडिंग आता है जिसका कार्यकाल है 1921 से लेकर 1926 तक। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आते हैं और यह एकमात्र जितने भी अंग्रेज गवर्नर आए, जितने वायसराय आए, उनमें एकमात्र यहूदी लॉर्ड रीडिंग था। एकमात्र यहूदी लॉर्ड रीडिंग था। लॉर्ड रीडिंग के बाद लॉर्ड इरविन आता है 26 से लेकर 1926 से लेकर 1931 तक। इरविन के बाद वेलिंगटन आता है 1931 से लेकर 1936 तक। वेलिंगटन के बाद लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से लेकर 1943 तक। और 1944 से 1947 के बीच लॉर्ड बेवेल आता है और मार्च 1947 से जून 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन
भारत का अंतिम वायसराय, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये जस्ट एक टाइम पीरियड था, एक कालक्रम था इन सारे गवर्नर्स वायसराय का। उसके बाद हम भारत के संविधान के ऐतिहासिक विकास की तरफ चलते हैं। तो 1759 में बेदरा का युद्ध, फिर 1760 में बॉन्डिवस का युद्ध जिसमें फ्रांसीसियों की पराजय हो गई, बेदरा के युद्ध में डचों की पराजय हो गई। 1764 में जब बक्सर का युद्ध हो गया तो यूं एक तरह से अंग्रेजों का आधिपत्य जो है पूरी तरह से भारत पर स्थापित हो गया। बक्सर के युद्ध से ही अंग्रेजों का आधिपत्य भारत पर स्थापित होता है। और वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में 1772 में एक एक्ट आता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस समय इंग्लैंड के पीएम थे लॉर्ड नॉर्थ। ईस्ट इंडिया के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए यह ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के कार्यों पर शिकंजा कसने का प्रथम प्रयास है, प्रथम कदम है, जो कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली गई। पहली बार इसके द्वारा ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया और प्रथम गवर्नर जनरल जो है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया जाता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल जो है वह वारेन हेस्टिंग्स होता है। और कलकत्ता में एक सरकार की स्थापना की जाती है जिसके परिषद के सदस्य जो है अपनी शक्तियों का उपयोग संयुक्त रूप से कर सकते थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है और उसमें जो प्रथम न्यायाधीश होते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सर एलिजिया इम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं, चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड। इसके द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी को व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और ये क्या करते थे कि कंपनी के जो कर्मचारी थे जो कि कंपनी के माल को बेचते थे वह निजी व्यापार करते थे। कंपनी के व्यापार के साथ साथ, कंपनी के माल को बेचने के साथ साथ अपना निजी माल भी बेचते थे। इस पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है और इस प्रकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया जाता है। कंपनी के कार्यों का नियंत्रण जो है सशक्त हो जाता है। उसके बाद एक एक्ट आता है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए यह एक्ट आता है 1781 में। और कलकत्ता की जो सरकार थी जो अपना शक्ति का प्रयोग संयुक्त रूप से करती थी, तो कलकत्ता की सरकार के अधीन बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा, इन तीनों प्रांतों के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इस समय इंग्लैंड में प्रधानमंत्री थे पिट्स और इन्हीं के नाम पे पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन की शुरुआत की जाती है। 2 तरह के निकाय बनाए जाते हैं, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था व्यापारिक मामलों के लिए था और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों पर देखभाल, उसका नियंत्रण किया करता था।
उसके बाद देखिए 1773 के बाद जो भी अमेंडमेंट आएंगे, जो भी एक्ट आएंगे 1773 से लेकर 1873 तक सब 20-20 साल पे ही आएंगे। बीच बीच में छोटे छोटे अमेंडमेंट आते रहेंगे, उनको भी हम बारी बारी से देखेंगे। लेकिन मुख्य मुख्य जो है 1793 के बाद 1813, 1813 के बाद 1833, इस तरह करके 20-20 साल पे ही अमेंडमेंट वहां से ब्रिटिश संसद से आएंगे। तो 1773 के बाद 1793 का एक्ट, इस 1793 के एक्ट के तहत क्या किया जाता है कि कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी सदस्य हैं, उनका वेतन भत्ता इत्यादि जो है वह देने का कार्य जो है भारतीय राजस्व से सुनिश्चित कर दिया जाता है कि भारतीय राजस्व से कंपनी के कर्मचारियों को वेतन भत्ता इत्यादि दिया जाएगा। उसके बाद 1813 का चार्टर अधिनियम आता है और कंपनी का जो व्यापार करने का अधिकार होता है, उस व्यापार के एक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। यह अधिकार चीन तथा पूर्व के देशों में चाय के व्यापार के लिए होता है। भारत में यह टाइम पीरियड है जो 20 वर्ष की अवधि का विस्तार किया जाता है, यह भारत में नहीं किया जाता, बल्कि चीन एवं भारत से पूर्व के देशों के लिए किया जाता है। और सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार जो है खोल दिया जाता है। 1813 से पहले ईसाई मिशनरियों को, जो क्रिश्चियन मिशनरियां हैं जो कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करती हैं, उनको भारत आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन 1813 के चार्टर में यह प्रावधान किया गया कि ये जो है परमिशन लेके भारत आके क्रिश्चियनिटी का प्रचार, ईसाइयत का प्रचार कर सकते हैं, और इन्होंने वैसा किया भी। इसके तहत इन्होंने दबे कुचले लोगों को, दलित समुदाय, आदिवासी क्षेत्रों में जहां लोग दबे कुचले थे, अशिक्षा थी, उस क्षेत्रों में इन्होंने प्रलोभन देके मशीनरियों की स्थापना की और क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया। उसके बाद एक एक्ट आता है 1813 के एक्ट के बाद 1833 का चार्टर। 1833 के चार्टर के तहत जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और इस अधिनियम के तहत बनने वाला भारत का प्रथम गवर्नर जो है, गवर्नर जनरल जो है, लॉर्ड विलियम बेंटिक होता है। और कंपनी का जो अधिकार पत्र जो 1813 में 20 वर्षों के लिए अधिकार पत्र जो प्रदान किया गया था व्यापार करने के लिए, उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है और कंपनी का कार्य जो है केवल भारत पे शासन करना रह जाता है। यानी कि कंपनी अब व्यापार नहीं करेगी, कंपनी का व्यापार बंद, कंपनी क्या करेगी तो भारत पे शासन। 1843 में लॉर्ड एलनबरो, 1843 में लॉर्ड एलनबरो के काल में भारत में दास प्रथा को अवैध विधि विरुद्ध घोषित कर दिया जाता है। इसी के टाइम पीरियड में, इसी एक्ट के टाइम पीरियड में, उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही काल में 1829 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ठगी सती प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है। और फिर कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है। और 1834 में भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया जाता है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात होता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात करने वाला व्यक्ति जो था लॉर्ड मैकाले था, और टाइम पीरियड किसका था, लॉर्ड विलियम बेंटिक का। 1833 के चार्टर के तहत कंपनी के पदों पर नियुक्ति हेतु धर्म, मूल, वंश, जाति, रंग के आधार पर किसी को अयोग्य नहीं ठहराए जाने का प्रावधान किया गया।
और गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार प्रदान किया गया। उसके बाद 1833 के बाद 1853 का एक्ट आता है, 1853 का चार्टर आता है। इसमें कंपनी के सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर दिया जाता है। अब नामजदगी का सिद्धांत क्या है? देखिए, नामजदगी का सिद्धांत जैसे आज भी आप लोग गांव वगैरह में या कोई भी इंस्टीट्यूशन वगैरह है, कोई भी कंपनी वगैरह है, उसमें क्या है कि जैसे बाप के जगह पे बेटे को नौकरी दे दी जाती है, या बाप नौकरी पीरियड में बेटे का नाम दर्ज करा देता है कि मेरे बाद जो है ये नौकरी या सेवा जो है मेरे बेटे को मिल जाएगी, या जिसका नाम दर्ज कर देता है उसको मिल जाती है। तो नामजदगी का सिद्धांत यही है। इस सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। और प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर कंपनी के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की जाती है और इस समय भारत का गवर्नर जनरल होता है 1854 में लॉर्ड डलहौजी, जो कि व्यापक सिद्धांत लेके आता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेके आता है। इसके टाइम पीरियड में चार्ल्स वुड जो कि 1854 में एक प्रस्ताव लेके आते हैं जो कि शिक्षा से संबंधित होता है, जिसको वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं। और 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग के समय एक एक्ट पारित किया जाता है। देखिए 1854 में जो है वुड डिस्पैच आता है, टाइम पीरियड होता है लॉर्ड डलहौजी का। फिर 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय 26 जुलाई को एक एक्ट आता है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। वुड डिस्पैच 1854 और हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट 1856, ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद 1853 के बाद भारत में 1857 की क्रांति हो जाती है और उसके फलस्वरूप 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है। और कंपनी का शासन जो है, भारत को जो है कंपनी के शासन से निकाल करके भारत को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया जाता है और भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की जाती है। भारत में एक 15 सदस्यीय मंत्री परिषद का गठन होता है, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश मंत्रिमंडल के और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल से होते हैं। और भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया जाता है। आज चूंकि 1857 की क्रांति में मुगल बादशाह जो था वह 1857 की क्रांति में शामिल था, इससे क्षुब्ध होकर मुगल बादशाह का पद जो है समाप्त कर दिया जाता है और ब्रिटेन के अधीन भारत को रख दिया जाता है। यानी कि अब ब्रिटेन की महारानी भारत की महारानी है, तो भारत में कैसा राजा, इसलिए मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया जाता है। और 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स नामक दो जो पद बनाए गए थे, जो आयोग बनाए गए थे, उनको समाप्त कर दिया जाता है। और भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारत के लिए राज्य सचिव, सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है। और भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया जाता है और इस प्रकार भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनता है।
भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय कौन होता है? लॉर्ड कैनिंग। ये लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड था। इसके काल में 1 नवंबर 1858 को शाही दरबार का आयोजन होता है, जिसमें महारानी विक्टोरिया के द्वारा यह घोषणा महारानी के द्वारा एक घोषणा पत्र समर्पित किया जाता है, जिसको कैनिंग इलाहाबाद में पढ़ के सुनाता है। पहले जो है इस जहां कैनिंग महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाता है, अभी वर्तमान में उसका नाम मदन मोहन मालवीय पार्क है। पहले उसका नाम मिंटो पार्क था। 1910 में इसको लॉर्ड मिंटो ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, तो मिंटो पार्क कहलाता था। अभी इसका नाम मदन मोहन मालवीय पार्क कर दिया गया है। 1857 की क्रांति के बाद कैनिंग 1862 तक रहता है और 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है और 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास 3 न्यायालयों की स्थापना भी की जाती है। उसके बाद एक एक्ट आता है, अमेंडमेंट आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाता है। लॉर्ड कैनिंग द्वारा विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया जाता है। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है। अध्यादेश ये क्या है मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। जनरली यूं समझ लीजिए कि जब सत्र नहीं चल रहा हो, जब संसद में सत्र नहीं चल रहा हो और उस समय देश को किसी कानून की जरूरत हो, तो राष्ट्रपति अकेले जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। ऐसे अध्यादेशों की अवधि जो है वह 6 महीने तक होती है, किंतु अगर संसद सत्र शुरू कर दे तो फिर उनकी अवधि समाप्त हो जाती है। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई और लॉर्ड कैनिंग जो है 1862 में बनारस के महाराज, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत करता है। उसके बाद 1873 का अधिनियम, देखिए 53 के बाद 20 साल के बाद फिर 1873, यानी कि 1773 से लेकर 1873 तक ये 20-20 साल पे आएंगे। 1873 के अधिनियम में यह उपबंध किया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है और 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया जाता है। उसके बाद आता है शाही उपाधि अधिनियम 1876 और शाही उपाधि अधिनियम के तहत भारत की साम्राज्ञी ब्रिटेन की महारानी को घोषित कर दिया जाता है, यानी कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया जाता है 28 अप्रैल 1876 को। उसके बाद आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो जाती है। इनडायरेक्ट सिस्टम जो है ला दिया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है तथा राजस्व व्यय पर बजट बहस करने तथा प्रश्न पूछने की शक्ति कार्यकारिणी परिषद को प्रदान की जाती है। उसके बाद 1892 के बाद 1909 में अधिनियम आता है जिसको भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1919 कहते हैं। इसका दूसरा नाम है मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मार्ले मिंटो, मिंटो भारत का वायसराय और मार्ले ब्रिटेन में भारत का राज्य सचिव थे।
इसके तहत पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का, देखिए 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की जाती है और 1909 का जब भारत परिषद अधिनियम आता है तो इसमें मुस्लिमों के लिए, देखिए क्योंकि बीच में कर्जन आ गया था 1905 में, और कर्जन की नीति थी फूट डालो और राज करो, और इसी के आधार पर इसने बंगाल विभाजन 1905 में कर दिया। बांग्लादेश वाला क्षेत्र जो कि पूर्वी बंगाल था, मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा थी, और पश्चिम बंगाल जो कि आज भारत में है, इसमें हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी, मुस्लिमों की आबादी। तो इस तरह से इसने सांप्रदायिकता को रंग दिया, सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान किया, लीगल रूप से इसने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है लॉर्ड मिंटो को ही पाकिस्तान का असली जन्मदाता मानते हैं। लॉर्ड मिंटो ही पाकिस्तान का असली जन्मदाता है, ऐसा कौन मानते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गवर्नर जनरल तथा भारत सचिव के कार्यकारिणी परिषदों में भारतीयों की नियुक्ति की जाती है, और केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में पहली बार बजट पर वाद विवाद, बहस करने और सार्वजनिक हितों के विषय पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार प्रदान किया जाता है। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की जाती है, और इसके तहत सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी में परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बनाए जाते हैं। उन्हें विधि सदस्य यानी कि लॉ मेंबर बनाया जाता है। इस एक्ट के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालयों तथा जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाती है। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, इस समय भारत में वायसराय जो है वह चेम्सफोर्ड है, 1916 से लेकर 1921 तक जिसका कार्यकाल है, और मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के लिए राज्य सचिव, जो कि भारत के कार्यों के प्रति संपूर्ण रूप से जवाबदेह था, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य। इस अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की जाती है। द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना के प्रणेता थे लियोनस कार्टियस। द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता लियोनस कार्टियस। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू हो जाती है, एक राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधानसभा, दोनों सदनों के अधिकार जो थे वह समान थे। देखिए यहां से द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत होती है, यानी कि केंद्र में एक सरकार और राज्य में एक सरकार। राज्य परिषद के सदस्य जो थे वह 60 थे। दो तरह के जो द्विसदनात्मक व्यवस्था की जाती है, दो सदन बनाया जाता है, एक केंद्रीय सभा और दूसरा राज्य परिषद। तो राज्य परिषद के जो सदस्य थे वह 60 थे, जिनमें 34 निर्वाचित होते थे और 26 मनोनीत। केंद्रीय विधानसभा के जो सदस्य थे, केंद्रीय विधानसभा के 144 सदस्य थे, जिसमें 104 निर्वाचित होते थे और 40 मनोनीत। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता था एवं केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होता था। द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू जब होती है तो इसके अनुसार विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित 2 उपवर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। यानी कि आरक्षित विषय जो कि रिजर्व रखे गए हैं
उनको केंद्रीय विधानसभा देखेगी, यानी कि उनका प्रशासन जो है, आरक्षित विषयों का प्रशासन जो है गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। और जो हस्तांतरित विषय थे, जो कि हस्तांतरित किए गए थे राज्यों को, किसको? राज्यों को। केंद्र से किसको हस्तांतरित किए गए थे? राज्यों को। इनका प्रशासन गवर्नर द्वारा नियुक्त राज्य परिषद के जो सदस्य थे उनके द्वारा इन पे शासन किया जाता था और इसके लिए ये उत्तरदायी होते थे। इस द्वैध शासन प्रणाली को भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत समाप्त कर दिया जाता है। 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली तो अप्लाई की जाती है, लागू की जाती है, लेकिन 1935 का जब भारत शासन अधिनियम आता है तो इस चीज को प्रांतों में समाप्त कर दिया जाता है और द्वैध शासन प्रणाली जो है अब केवल केंद्र में लगा दी जाती है। इसके तहत भारत सचिव को भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत के राज्य सचिव को यह अधिकार दिया गया कि वह भारत में ऑडिटर जनरल यानी कि महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। और 1923-24 में एक कमीशन का गठन किया गया जिसे ली कमीशन का नाम से जानते हैं और इसके तहत पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि लोक सेवा आयोग के गठन करने का प्रावधान किया गया और लोक सेवकों की भर्ती हेतु केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में 6ठे सदस्य की नियुक्ति की गई और इन 6ठे सदस्य में छह में से 3 का भारतीय होना अनिवार्य था। 6 में से 3 का भारतीय होना अनिवार्य था और पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और यही अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। इसमें पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। भारत में महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार कब प्रदान किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। इस समय इंग्लैंड में पीएम थे लॉयड जॉर्ज। कौन थे? लॉयड जॉर्ज। उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, यूं कहिए तो यह संविधान का मूल दस्तावेज है। भारतीय संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद, लगभग 250 के आसपास ऐसे अनुच्छेद हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं, यानी कि संविधान का जो मूल दस्तावेज है वह भारत शासन अधिनियम 1935 है। इसमें 1935 के भारत शासन अधिनियम से भारतीय संविधान में या तो सशब्द या कुछ संशोधन करके कुछ शब्दों को उलटफेर करके उन्हें सम्मिलित कर लिया गया है। इस भारत शासन अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। उस पर इसमें 351 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी, यानी कि संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया था। उस समय 11 ब्रिटिश प्रांत थे और 6 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे और देशी रियासतें जो स्वेच्छा से मिलना चाहती थी, जिनसे मिला के अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जा सके, इस चीज का प्रावधान किया गया था। और प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई। प्रांतीय स्वायत्तता क्या थी? जैसे राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, तो राज्यों के द्वैध शासन को समाप्त करके उन्हें वैधानिक रूप से स्वतंत्र कर दिया गया एवं
केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू कर दी गई, शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया और 3 सूचियां बनाई गई। एक थी परिसंघ सूची, दूसरी थी प्रांतीय सूची और तीसरी समवर्ती सूची। परिसंघ सूची में वैसे विषय रखे गए थे जिन पे केवल केंद्र कानून बना सकती थी और प्रांतीय सूची में वैसे विषयों को रखा गया था जिनमें प्रांत की सरकारें थी, जो राज्य की सरकारें थी वह कानून बना सकती थी। और समवर्ती सूची में वैसे विषयों को रखा गया था जिसमें केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं और जो बची हुई शक्तियां थी जिन पे कोई कानून नहीं बना था, जिस पे न केंद्र कानून बना सकती थी न राज्य बना सकती थी, उसको अवशिष्ट शक्तियों के रूप में रखा गया, जिसका पावर जो है गवर्नर के हाथों में दिया गया कि अवशिष्ट शक्तियों पे जो है नियंत्रण किसका होगा, तो गवर्नर का होगा। भारत में आज भी वही सिस्टम लागू है। जिन विषयों पर कोई कानून नहीं है, संविधान में जिन विषयों का कोई वर्णन नहीं है, जैसे हवाई जहाज हो गया, परमाणु युद्ध हो गया, रासायनिक युद्ध हो गया, इन सब पे, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, इन सब पे कोई कानून नहीं है। संविधान में इन सब बातों का कहीं जिक्र नहीं है, इस पे कोई कानून नहीं बनाया गया है, इस पे कोई व्याख्या नहीं दी गई है, तो ये अवशिष्ट शक्तियां कहलाती है और इस पे नियंत्रण किसका है, तो केंद्र का। उसी तरह उस समय उस पे नियंत्रण किसका था, तो गवर्नर का था। इसकी विशेषताएं देखने का प्रयास करेंगे। विशेषताएं इसकी काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है और इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक किया जाता है। इसका मुख्य न्यायाधीश तथा 2 न्यायाधीश में यानी कि 3, एक मुख्य और 2 सहायक न्यायाधीश यानी कि 3 न्यायाधीशों की व्यवस्था की जाती है। और न्यायालय से संबंधित जो अंतिम शक्ति थी, न्यायालय से संबंधित जो अंतिम पावर थी, वह प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। उसके बाद ब्रिटिश संसद को जो है, इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद को सर्वोच्च कर दिया गया, यानी कि भारत पे ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता सबसे ऊपर है। भारत में कुछ नहीं, कौन है सबसे ऊपर, तो ब्रिटेन का संसद भारत में सबसे ऊंचा माना जाएगा। भारत परिषद का अंत कर दिया गया। यह भारत परिषद जिसका गठन भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत किया गया था, उसमें भारत परिषद की जो संरचना की गई थी, 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, उसका अंत कर दिया जाता है और इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार करके मजदूर वर्गों, महिलाओं और पिछड़ी जातियों तक किया जाता है। इस अधिनियम में, ये जो भारत शासन का 1935 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था और 1937 में बर्मा उस समय भारत का अंग हुआ करता था। 1935 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है और अदन जो कि यमन में है, अदन को उस समय भारत का ही अंग माना जाता था, ब्रिटिश भारत का अंग माना जाता था अदन को। यमन यूं समझिए कि ये लाल सागर वाला क्षेत्र है, अरब सागर और लाल सागर का क्षेत्र है। तो यमन में स्थित है अदन। अदन को जो है ब्रिटिश भारत का क्षेत्र माना जाता था और अदन को जो है भारत से अलग करके इसको जो है इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया जाता है। मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण करने हेतु, यानी कि भारत की जो करेंसी है, जो नोटों का निर्गमन है, उसको नियंत्रित करने हेतु 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में रिजर्व बैंक की स्थापना होती है।
ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता में रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। रिजर्व बैंक की स्थापना, वर्तमान में रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, लेकिन रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में हुई थी और 1937 में उसको कलकत्ता से स्थानांतरित करके मुंबई लाया गया था। रिजर्व बैंक की स्थापना की संस्तुति जेसी हिल्टन नामक एक व्यक्ति थे, उन्हीं के द्वारा उनको अध्यक्ष बनाया गया था, एक आयोग का, एक कमीशन का। तो जेसी हिल्टन उस कमीशन के अध्यक्ष थे, उन्हीं की संस्तुति पे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी और 1937 में इसे मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था। उसके बाद 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, यानी कि अब गुलामी की बेड़ियां खत्म और भारत के लिए स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता की तरफ बढ़ रहा है। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा जाता है और देखिए इनको कितनी जल्दी थी कि 18 जुलाई 1947 को यह प्रस्ताव स्वीकृत भी हो जाता है। उस पर इंग्लैंड के जो सुपीरियर पावर हैं उनके दस्तखत भी हो जाते हैं और इसमें जो है 20 धाराएं होती हैं और इसमें प्रावधान किया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे। देशी रियासतों को इन अधिराज्यों में मिलने की स्वतंत्रता होगी अपनी स्वेच्छा से, जिस राज्य में चाहे, चाहे भारत में चाहे और चाहे पाकिस्तान में चाहे, इन दोनों अधिराज्यों में इनको मिलने की स्वतंत्रता होगी और ब्रिटिश सरकार इनको सत्ता सौंप देगी। इनके लिए संविधान, दोनों अधिराज्यों के लिए संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया जाएगा और जब तक इनमें चुनी हुई सरकार नहीं आ जाती है, भारत और पाकिस्तान दोनों डोमिनियन में जब तक चुनी हुई सरकार नहीं आ जाती है, तब तक संविधान सभा के द्वारा ही इन पे शासन किया जाएगा। देशी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया, यानी कि पहले जबकि ब्रिटिश संसद को सर्वोच्च कर दिया गया था भारत पर, भारत के देशी राज्यों पर, उन सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया और देशी राज्यों को यह अधिकार दिया गया कि अपनी इच्छा के अनुसार चाहे भारत चाहे पाकिस्तान जिसमें चाहे मिल सकते हैं। इसके तहत भारत को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम का सिलहट जिला को छोड़कर बाकी का क्षेत्र जो है भारत में सम्मिलित हो गया। इसके बाद बात करेंगे भारतीय संविधान सभा के गठन की। कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में भारत आया था, भारतीय संविधान की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को मूर्त रूप देने के लिए, संविधान सभा को गठित करने के लिए कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में होता है और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस जो थे वह भारत के राज्य सचिव थे, इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और इसके 2 अन्य सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर जो थे वह नौसेना अध्यक्ष थे और स्टैफोर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। देखिए कैबिनेट मिशन 3 लोगों का, 3 सदस्यीय एक कमेटी थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस जो कि भारत के राज्य सचिव थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे और एबी अलेक्जेंडर
ये नौसेना मंत्री थे, नौसेना अध्यक्ष थे। तो तीनों का क्रम जो है याद रखिएगा, तीनों का पद याद रखिएगा। और संविधान सभा का विचार जो है, सबसे पहले स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी की गठन, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। स्वराज पार्टी ने ही सबसे पहले संविधान सभा का प्रस्ताव जो है रखा था 1924 में। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार 246 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें 208 कांग्रेस को, 15 अन्य तथा 73 मुस्लिम लीग के प्रत्याशी चुने गए। यह निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक सीट का चुनाव किया गया था। संविधान सभा का जो गठन हुआ, जो उसमें सदस्य चुने गए थे, उन सदस्यों का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा हुआ था, यानी कि डायरेक्ट वोटिंग नहीं हुई थी, वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया था। यह अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे और साधारणतः 10 लाख की आबादी पर संविधान सभा में एक सीट का प्रावधान किया गया था। इन प्रांतों का प्रतिनिधित्व 3 प्रमुख समुदाय की जनसंख्या के आधार पर किया गया था। ये समुदाय थे साधारण, सिख और मुस्लिम। हिंदू जो है साधारण में सम्मिलित थे, यानी कि हिंदू कास्ट की जितनी भी जातियां हैं हिंदू संप्रदाय की, उन सभी को साधारण में रखा गया था, मुस्लिम और सिख। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन जो है वो भी सांप्रदायिकता के आधार पर ही किया गया था, जिसमें 213 सामान्य, जनरल, 79 मुसलमान और 4 सिख थे। इसी आधार पर इनका चुनाव जो है किया गया था। संविधान सभा में B.R. अम्बेडकर का चुनाव जो हुआ था वह पहले पूर्वी बंगाल से हुआ था। पूर्वी बंगाल कहने का मतलब जो आज बांग्लादेश है, जिस समय देश बांटा गया था उस समय पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा था, वह पूर्वी पाकिस्तान था, और आज जो पाकिस्तान है वह पश्चिमी पाकिस्तान है। पश्चिमी पाकिस्तान ही आज पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, और पूर्वी पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश बना, आजाद देश बना, दूसरा देश बांग्लादेश के नाम से जाना गया। पूर्वी पाकिस्तान को दूसरे देश बांग्लादेश के नाम से जाना गया। तो संविधान सभा में पहली बार जो B.R. अम्बेडकर का, भीमराव अम्बेडकर का जो चुनाव हुआ था, निर्वाचन हुआ था, जो सदस्य चुने गए थे वह पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। परंतु देश विभाजन के बाद, यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद उनका निर्वाचन क्षेत्र जो है पाकिस्तान में चला गया, जिसके वजह से वह अयोग्य घोषित कर दिए गए। परंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन दोनों के सिफारिश पर बंबई प्रांत के जो मुख्यमंत्री थे उनको यह पत्र लिखा गया, उनको यह कॉन्वेंस किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कि आपके यहां जो सीट खाली है उस सीट पर आप B.R. अम्बेडकर का नामांकन करवाएं, और इस प्रकार संविधान सभा में दूसरी बार B.R. अम्बेडकर का नामांकन चुनाव जो है मुंबई से किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक जो होती है वह 9 दिसंबर 1946 को
नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में होती है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में होती है। उसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। पहली बैठक में यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और उसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि जब दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। और उसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्यों के समक्ष जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाता है। और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया जाता है संविधान सभा के द्वारा तथा संविधान के निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बस एक बार इसको आप लोगों को रिकॉल कर लेना है। वीडियो को 1 बार 2 बार देखिएगा, वीडियो समझ में आएगा। और इसका और पार्ट आएगा जो कि इसको कंप्लीट करेगा। ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इसके और भी पार्ट आएंगे। तब तक आप जो है इन चीजों को 1 बार 2 बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो ठीक है।